बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और मुझे कमेंट किया करें कि यस, हम ईमान की हालत में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें मुझे। लेसन नंबर 35 की प्रिपरेशन करनी है, जिसके हमने लैंग्वेजेस को रिव्यू करना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं या फिर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम किसी रिसर्च या थीसिस या प्रोजेक्ट को करते हुए अपने जो है वो माइंड में रखते हैं। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो सबसे पहले हमने देखना है पैराग्राफ यूनिटी। पैराग्राफ यूनिटी क्या होती है, ठीक है। पैराग्राफ यूनिटी में बेसिक यही होता है कि जब आप लाइक ऐसे लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो जो ऐसे लिख रहे हैं उसके कितने पैराग्राफ बनते हैं आपके, ठीक है। तो जो भी पैराग्राफ बनता है उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि एक जो पहला पैराग्राफ है उसके बाद आप दूसरा जब लिख रहे हैं तो दूसरे का जो रिलेशन है, जो लिंक है, वो पहले पैराग्राफ से होना चाहिए। ये नहीं कि पहला पैराग्राफ किसी और बात के बारे में और दूसरा पैराग्राफ किसी और बात के बारे में। तो अगर आप यहाँ से देखें रेलेवेंट मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेन आइडिया। आपका टॉपिक है ऐसे का कोई भी, लगा ले वुमेन पावर पे है, तो वो कह रहा है कि वुमेन पावर के अंदर जितने भी आप अब पैराग्राफ बनाएंगे उस ऐसे के, हर ऐसे के अंदर मेन टॉपिक के रिलेटेड ही बात होनी चाहिए या पिछले पैराग्राफ से मिलती जुलती ही बातें आगे वाले में होनी चाहिए। आप ये एग्जाम्पल भी पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ूंगी तो टाइम लग जाएगा। तो इन शॉर्ट ये एग्जांपल ये है कि अगर आप एक पैराग्राफ अपनी मदर के बारे कुकिंग के बारे में लिख रहे हैं कि वो अच्छी कुकिंग करती हैं, तो आपका काम सिर्फ अपनी मदर के बारे में बातें करना है। ये नहीं है कि आप मदर की बातें करते करते अपनी सिस्टर की भी शुरू कर दें कि वो भी अच्छी कुकिंग करती है। तो ये इसकी बहुत रीज़नेबल एग्जांपल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, आगे हमने देखना है पैराग्राफ कोहेरेंस क्या होती है। कोहेरेंस का मतलब है ऑर्डर और फ्लो, ठीक है। कि जो कोहेरेंस इज द क्वालिटी ऑफ ऑर्डर एंड फ्लो। सेंटेंसेस जो हैं वो लिंक होने चाहिए करेक्टली एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब उनकी लाइनिंग सही होनी चाहिए, उनकी आपस में जो है वो वर्ड्स की कोहेरेंस का मतलब ही ये होता है कि यूनिटी या डिसिप्लिन, ठीक है। अब मैं आपको ले आई हूँ नोट्स पे। नोट्स पे आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ कोहेरेंस की उसने एक एग्जांपल दिया। ये वीक वर्जन दिया हुआ है और ये इम्प्रूव्ड वर्जन दिया है। वीक वर्जन में उसने कोई भी एक ऐसी लाइन या कोई भी एक ऐसी सेंटेंस को हाईलाइट नहीं किया हुआ जिसके इर्द गिर्द वो पैराग्राफ जो है वो घूम रहा हो। जबकि इम्प्रूव्ड वर्जन में आप देखें ये उसने एक बोल्ड करके हाईलाइट करके एक सेंटेंस लाइन दी हुई है, इस लाइन के इर्द गिर्द ही ये पूरा पैराग्राफ घूम रहा है। तो यही होती है पैराग्राफ कोहेरेंस, यानी आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए आपके पैराग्राफ के अंदर। कोई और नई बात शुरू करने लगे हैं तो इसका मतलब है कि आपने पिछले वाली बात के साथ वो बात रिलेट करती हो आपकी, तो ये होती है पैराग्राफ कोहेरेंस। इसके अलावा आपने ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज कह लें याद करना है कि अडॉप्टिव ऑप्टिक्स क्या होते हैं। द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इनोवेशन स्टिल अंडर डेवलपमेंट इज कॉल्ड अडॉप्टिव ऑप्टिक्स। कि जितने भी हमारे, ये एक पैराग्राफ है वैसे, लेकिन पैराग्राफ के अंदर भी उन्होंने ये एक डेफिनेशन दी हुई है, तो आप इसको देख लें, ठीक है। कि जो लेटेस्ट इनोवेशंस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो जब डेवलप हो रही होती हैं तो उसको हम कहते हैं अडॉप्टिव ऑप्टिक्स। इसके अंदर हमें जो है वो वर्ड्स और फ्रेजेस का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। कीवर्ड्स का ख्याल रखना पड़ता है, सेंटेंसेस पैटर्न का ख्याल रखना पड़ता है। आपको पता है ना, जब कोई टीचर आपको ऐसे सिखाता है कि हमने ऐसे किस तरीके से लिखना है, तो वो आपको बड़ी चीज़ें बताता है कि हमने पैराग्राफ का ख्याल रखना है, हर पैराग्राफ की इतनी इतनी लाइनें होनी चाहिए, ये वाला पैराग्राफ ऐसे स्टार्ट करना है, दोनों तरफ से लाइनें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि एक पैरा किस तरफ जा रहा है दूसरा किस तरफ को जा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड कोहेरेंस। अगर आपको आ जाए तो, क्योंकि मैंने बताया ना कि कोहेरेंस का मतलब भी यूनिटी और डिसिप्लिन है, लेकिन अगर आपको फिर अगर एक बंदा पूछ लेता है कि यूनिटी और कोहेरेंस में क्या फ़र्क है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। तो यूनिटी मीन्स क्या है कि पैराग्राफ के अंदर जो हम डिस्कशन करते हैं वो एक मेन आइडिया से ही जो है वो उसकी बिगनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और कोहेरेंस का मतलब है कि जो हम राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो पहले सेंटेंस की उससे आगे वाले सेंटेंस के साथ उसका लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए, वो स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। कोई सडन जंप नहीं होना चाहिए कि पहली लाइन में मैं अपनी मदर की बात कर रही हूँ और दूसरी लाइन में मैं अपनी सिस्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है। जंप नहीं हो चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए।
उसके बाद देखते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस ये होते हैं कि हमने जो है वो लिंकिंग वर्ड जो होते हैं हमारे पैराग्राफ के अंदर वो रिलेशनशिप शो करते हैं। लाइक अगर आप कोई भी पैराग्राफ देख लें, ये मैंने वैसी पिक्चर एज एन एग्जांपल लगाई हुई है, ये याद नहीं करनी है आपने। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी पैराग्राफ के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं ना, अगेन, एंड, ऑल्सो, देन, इक्वलिटी, लाइक वाइज, ऑफ कोर्स, टुगेदर विद, मोर एवर, तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस, और ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस। और ये इनको हम जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए बनाते हैं। मैं इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। आप ये देखें, नोट्स के अंदर ही इसकी एग्जांपल है। आपके जो वीयू के नोट्स हैं ना उसमें ये देखिए, उसने इस्तेमाल किया फॉर एग्जांपल, फिर उसने इस्तेमाल किया मोर ओवर, फिर उसने इस्तेमाल किया देयरफॉर। तो ये देखें उसने ये एग्जांपल दी हुई है। ये देखिए ये वीक विजन है, इसमें उसने कोई ऐसे ट्रांजिशनल वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ नहीं किए हुए। जबकि इम्प्रूव्ड विजन में आप अगर देखें तो इम्प्रूव्ड विजन में उसने 3 जो है फ्रेजेस और ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो कि किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में रिलेशनशिप शो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आगे हमने क्या पढ़ना, आगे हमने देखना है लिंकिंग प्रोनाउंस। लिंकिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं कि जिस तरह पीछे हमने पढ़ा कि ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस को स्टार्ट के अंदर, वो होते हैं कि रिलेशनशिप शो करवाते हैं। और जो होते हैं प्रोनाउंस लिंकिंग, उनमें अगर आप ये देख लें, एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, यानी जितने भी हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं कि वो वर्ड्स से ये वर्ब्स हैं, जितने भी हम वर्ब्स यूज करेंगे ना, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, लिंकिंग प्रोनाउंस। देखें एग्जांपल, द बेस्ट प्लेयर इज शी। अब शी क्या है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जबकि इज क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो प्रोनाउन के अंदर हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में भी बात करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। देखें ये लिंकिंग प्रोनाउंस बताया गया है, ये उसने एक पैराग्राफ दिया है, ये वीक वर्जन है। ठीक है, इम्प्रूव्ड वर्जन में वो क्या कर रहा है, उसने ये देखें ये हिज यूज़ किया, फिर ये हिज यूज़ किया। तो ये जो है ये हमारे लिंकिंग प्रोनाउंस है। पीछे वाले में आपने पढ़ा कि जब आप देयर फॉर, मोर एवर या फॉर एग्जाम्पल इस तरह की चीज़ें सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करते हैं तो वो आपके ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस कहलाते हैं। और अगर आप अपने पैराग्राफ के अंदर ये हिज, हर, इज, आर, एम, बीइंग, ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें तो ये आपके लिंकिंग प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसमें हिज का ये बेसिक यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी, ये देखिए उसने एक जर्मन केमिस्ट है, ठीक है, ये उसका नाम है। ठीक है, अब वो पहले पैराग्राफ में उसका नाम ले लेकर उसके बारे में बातें कर रहा है, लेकिन इम्प्रूव्ड वर्जन में वो क्या कह रहा है, वो नाम नहीं ले रहा बल्कि हिज करके उसके बारे में बात कर रहा है। तो यही बात है लिंकिंग प्रोनाउंस में कि अगर एक बार आप एक बंदे का नाम इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं तो दूसरी बार आप उसको हिज यानी इन लिंकिंग प्रोनाउंस के साथ ही भी जो है वो लिख सकते हैं और बात कर सकते हैं। रेपिटिशन ऑफ कीवर्ड्स के अंदर ये होता है कि एक कीवर्ड ले लेना है पूरे पैराग्राफ में से और उसको हाईलाइट करके बार बार बात करना। ठीक है, रिपीटिंग कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस, इसमें क्या होता है, ये देखें, ये एग्जांपल देख लें आप फिलहाल। यस वी कैन, एक बार बात की उसने, फिर कहा यस वी कैन टू, फिर दोबारा बात की यस वी कैन, ये देखें बराक ओबामा। मतलब ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना। यहाँ पे देखें वो गोल्ड को बार बार इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह अगर मैं आपको नोट्स में ले तो ये देखें, ये रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें वीक विजन में देखें आपने कहीं भी उसने किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन बात वो क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट पैकेट के बारे में। तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट पैकेट को वो अगले इम्प्रूव्ड वर्जन में, यानी कि जो सही पैराग्राफ है उसके अंदर वो पैकेट को हाईलाइट कर रहा है और बार बार उसी अपने एक कीवर्ड के बारे में जो उसका पैराग्राफ है वो घूम रहा है। ठीक है, सर्कुलेट कर रहा है। तो रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स यही है कि अपने पैराग्राफ के अंदर आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसका बार बार रिपीट होना। ठीक है, कि एक कीवर्ड ले लें और उसी को हाईलाइट कर करके उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटिंग क्राइटेरिया। अच्छा, पैराग्राफ डेवलपमेंट पढ़ना है हमने। ठीक है, पैराग्राफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको पता है कि पैराग्राफ किसका होता है, कलेक्शन होती है सेंटेंसेस की विच ऑल रिलेट टू वन मेन टॉपिक। किसी एक टॉपिक के बारे में आप एक पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, इसकी उसने 4 कैटेगरीज बताई हैं। एक होती है टॉपिक सेंटेंस, दूसरी होती है यूनिटी, तीसरी होती है कोहेरेंस, एडिक्वेट, डेवलपमेंट। ठीक है यानी पैराग्राफ डेवलपमेंट। तो बेसिक क्या है, हमने यूनिटी भी पढ़ लिया, कोहेरेंस भी पढ़ लिया,
एक टॉपिक के गिर्द सेंटेंसेस भी पढ़ लिया। टॉपिक के गिर्द सेंटेंसेस ये होता है कि जब भी आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी पहली लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि पढ़ने वाला हैरान हो जाए। जब हम छोटे थे तो हमें ऐसे या कोई चीज़ लिखने के लिए कहते थे, टीचर्स तो कहते थे कि पहले 2 पैराग्राफ आपने बहुत अच्छे लिखने हैं और एंड वाले 2 पैराग्राफ आपने बहुत अच्छे लिखने हैं, ताकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर है पेपर, वो उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो ये टॉपिक सेंटेंस वही है कि आपके सेंटेंसेस जो हैं, पहली लाइनें जो हैं आपके टॉपिक की, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हम कर रहे थे पैराग्राफ डेवलपमेंट की बात। इसमें वो कह रहा है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके अंदर आप एग्जाम्पल दे देकर बात को बयान किया करें, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो आपकी चीज़ को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर देती है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ना कि इसकी पैराग्राफ की कितनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपने कहना है 4 है। एक टॉपिक सेंटेंस, दूसरा यूनिटी, कोहेरेंस और एडुकेट डेवलपमेंट या पैराग्राफ डेवलपमेंट। तीसरा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि आप पैराग्राफ डेवलपमेंट की कुछ पॉइंट्स बताएं कि किस तरह से होना चाहिए, तो आप ये 1 बाय 1 लिख सकते हैं। स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटेंस ऑन योर मेन आइडिया। आपका टॉपिक क्या है और उसके अंदर पहला सेंटेंस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मेन आइडिया के ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये बना ले, ऐड एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस ऑफ सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी पैराग्राफ आपका एक सेंटेंस पे तो कभी भी नहीं होता, वो तो एक सेंटेंस कहलाता है, एक लाइन कहलाती है। आपका पैराग्राफ 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है, एक्सप्लेन और एनालाइज योर सपोर्टिंग डिटेल्स, कि हमने अपनी डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन करनी होती है। और एंड किससे करना होता है, एंड विद द ट्रांजिशन टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ, यानी कि हमने 2-3 सेंटेंसेस के अंदर एक पैराग्राफ लिख के उसके आगे उसी टॉपिक पे उसी चीज़ को लेकर अगला पैराग्राफ लिखना होता है, ताकि पिछला और अगला पैराग्राफ जो है उसके अंदर ट्रांजिशन हो, यानी एक स्मूथनेस हो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि एग्जाम्पलिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, एग्जाम्पलिफिकेशन का मतलब होता है कि गिविंग एग्जाम्पल्स। जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल देते हैं, तो वो हमारी एग्जाम्पलिफिकेशन कहलाती है। एग्जाम्पल से जो है वो आपके रीडर्स को अच्छी समझ आती है। इसके बाद बस ये एग्जाम्पलिफिकेशन की इतनी ही डेफिनेशन काफ़ी है कि मेकिंग आइडियाज़ क्लियर बाय गिविंग एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ के बारे में आइडियाज़ देना और क्लियर तरीके से देना और मिसालों के ज़रिए देना। हम किसी भी फ़र्द के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि हाँ फ़लाँ के साथ ऐसा हुआ, फ़लाँ के साथ ऐसा, मतलब हम किसी बंदे की मिसाल देकर हम एक बंदे को समझाते हैं। ठीक है, किसी की सक्सेसफुल स्टोरी समझा देते हैं, किसी की बैड लक बताते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद हमने बात करनी है नरेशंस की। नरेशंस क्या होती हैं कि जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं ना या कोई स्टोरी लिखते हैं तो हम उसको जो है वो नंबरिंग में भी या तो बयान करते हैं। देखें जैसे कि फर्स्टली, नेक्स्ट एंड आफ्टर, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। इसी तरह नरेशन मीन्स होती है टेलिंग अ सिंगल स्टोरी और सेवरल रिलेटेड स्टोरीज। तो हम उसमें क्या करते हैं, स्टोरी कैन बी अ वे ऑफ सपोर्ट अ मेन आइडिया और थीसिस। हम नरेशंस में क्या करते हैं कि एक मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं और हम उसके अंदर इस तरह से चीज़ों को बयान करते हैं, फर्स्ट, नेक्स्ट एंड आफ्टर। मैं आपको एग्जांपल में दिखाती हूँ। लाइक ये देखें, किसी बंदे के बारे में कोई स्टोरी बतानी है या किसी नेशनल टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि उस नेशनल टॉपिक के बारे में बात करते करते कोई स्टोरी बता देते हैं, उसके अंदर कोई एग्जांपल दे देते हैं। तो ये हमारी होती है नरेशन, कि किसी चीज़ को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोड कर देना। जैसे कि अब देखें, ये अब एक बात कर रहा है 1978 के बारे में। ठीक है, यूएस की एजेंसी के बारे में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। आगे उसने लिख दिया ब्लू मैंगो। ब्लू मैंगो को अब वो इन्वर्टेड कॉमास में हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वो उसकी एक एग्जांपल दे रहा है। ठीक है, तो यही इस तरह है नरेशन के आपने चीज़ों को एग्जांपल दे के या फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इस तरह से चीज़ों को बयान करना है अपने पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद होती है प्रोसेस की बात। प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास, जैसे मैं आपको पॉइंट्स बयान करती हूँ किसी भी चीज़ के, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, आगे आगे। उसके बाद हम फ्लो चार्ट में भी इस तरह करते हैं कि जो चीज़ें मेरे पहले पॉइंट के से रिलेटेड हो मैं उसको ऐसे बयान कर देती हूँ जिस तरफ कुछ कोई चीज़ जा रही है। फिर डिज़ाइन प्रोसेस में देखें, इस तरह से आप जब जो चीज़ों को बयान करते हैं तो वो आपका प्रोसेस कहलाता है। अगर डेफिनेशन, यूज़ प्रोसेस इन पैराग्राफ्स टू डेवलप सीक्वेंस, कि एक पैराग्राफ के अंदर एक सीक्वेंस पैदा करने के लिए हम जो है वो प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और प्रोसेस किस लिए होता है कि ये डिस्क्राइब करता है हाउ एन एक्शन इज़ कैरिड आउट और हाउ समथिंग वर्क, कि कोई चीज़ किस तरीके से काम कर रही है, हम एक प्रोसेस के अंदर ये इस तरह से बयान करते हैं।
फॉर एग्जांपल देखें, ये प्रोसेस के अंदर अगर कोई आप मैथ का काम कर रहे हैं तो आप क्या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ना, ये वाली फाइंड, सैम्पल, सम्स और प्रोवाइड्स, यानी जमा, प्लस, माइनस, तो इस तरह के साइंस इस्तेमाल करेंगे। तो वो साइंस आपके क्या है, एक प्रोसेस को शो कर रहे हैं कि हम जमा कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या आप जो है वो पावर पॉइंट MS वर्ड के अंदर किसी चीज़ को आपने डिस्क्राइब करना है तो आप यहाँ से क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ से आप सॉरी ये यहाँ से प्रोसेस होगा, ये चार्ट्स है ना, यहाँ से आप प्रोसेस में जाएं और ये देखिए कोई सा भी प्रोसेस आप चूज़ करके आप अपनी चीज़ को नंबर 1 2 3 में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी प्रोसेस आप सेलेक्ट कर लें। मतलब कि जब आपके पास एक चीज़ के पॉइंट्स होते हैं तो उन पॉइंट्स को आपने किस तरीके से डिस्क्राइब करना है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये देखिए आ गया। मैं इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें लिख दूंगी, कहूँगी कि ये चीज़ इससे आगे जा रही है, ये चीज़ इससे आगे जा रही है। तो ये होता है हमारा प्रोसेस। के बाद हमने पढ़ना डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हमने मतलब आपने कोई एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग का मटेरियल आप बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ठीक है, सीमेंट हो गया या जो भी है। ठीक है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में यही बताते हैं पिक्चर्स के ज़रिए या फंडामेंटल रिव्यू के ज़रिए। आपने जब बिल्डिंग बनानी है तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है या उसका एक आप नक्शा लेके आएंगे। ठीक है, नक्शे के अंदर आप ये भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ कितने मटेरियल की इस्तेमाल होती है। तो जब आप तस्वीरों के ज़रिए किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा व्यू देता है। तो इसी तरह डिस्क्रिप्शन में यही होता है कि हमने किसी भी चीज़ के बारे में लिखना है, उसका मटेरियल, उसकी पोजीशन, उसके फंक्शंस, ये सारी चीज़ें उस सब्जेक्ट के बारे में यानी उस चीज़ के बारे में लिखना, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। और डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को बयान करने के। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि एनालॉगी क्या होती है। कुछ लोग इसको एनालॉजी बोलते हैं, कुछ लोग इसको एनालॉगी बोलते हैं। हमने तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको एनालॉगी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद है एनालॉगी क्या होती है, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स टू शो देयर सिमिलरिटीज और रिलेशनशिप। यानी कि मेरे पास एक टॉपिक है, मैं आपसे कहती हूँ कि इसका दो चीज़ें हैं, मैं कहती हूँ इसके दोनों के दरम्यान में डिफरेंस बताएं क्या है, या मैं आपको कहती हूँ दोनों के दरम्यान में सिमिलरिटी बताएं क्या है, तो वो हमारी एनालॉगी ही कहलाती है। कि दो चीज़ों के बारे में या तो एक सेम क्वालिटी बताना या फिर उनके डिफरेंस बताना। अभी एनालॉगी में देखें, स्माइल हो गया, मेटाफोर हो गया और कॉन्साइट हो गया। मैंने इन तीन चीज़ों को अलग अलग डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो एनालॉगी यही है कि दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करना या फिर दो चीज़ों के बारे में कोई आइडिया देना अलग अलग या सिचुएशन बताना। जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन दिस दिस एंड दिस, तीन चीज़ों के बारे में डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आप तीन टेबल बनाते हैं, तीनों को अलग अलग पॉइंट्स बना के लिख के देते हैं। तो यही एनालॉगी होती है, या कंपैरिजन करना या उनके बारे में सिमिलरिटीज बताना। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का डेफिनेशन अगर आप देखें, द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स व्हेन वन थिंग मेक्स समथिंग एल्स हैपन, कि एक चीज़ के बनने से किसी दूसरी चीज़ पर उसका इफेक्ट होना, तो ये हमारा कहलाता है कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि आप किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि इसकी वजह क्या है, इसकी कॉज क्या है, इफेक्ट यानी इसके असरात क्या हैं, कि ये आपको बीमारी किस वजह से हुई और अब आप पे इस चीज़ के क्या असरात हैं। ये इसकी एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, कॉज देखें, ये एग्जांपल, गम मेक्स मैसेज इन द क्लासरूम। दूसरा कॉज क्या है, गम इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। और इफेक्ट इसके गम के इन दोनों कॉजेज़ की वजह से इफेक्ट क्या हुआ, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू च्यू गम। च्यू गम, ठीक है, कि स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है कि वो गम जो है वो च्यू करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका कॉज ये है कि ये मैसेज होती है क्लासरूम के अंदर और ये डिस्ट्रक्शन पैदा करती है क्लासरूम के अंदर। तो यही है कि किसी एक चीज़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ का असर जो है वो मुरतब होना कॉज एंड इफेक्ट कहलाता है। अगर आप ये देखें, इफेक्ट क्या है, द टूथ फेरी केम, और इसके कॉज क्या है, इट वाज क्रिसमस और यू लॉस्ट अ टूथ। ये सारी एग्जांपल्स हैं, अगर आप इनको पढ़ें तो आपको कॉज एंड इफेक्ट की समझ आ जाएगी। वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, कंट्रास्ट क्या होता है और कंपैरिजन क्या होता है। कंट्रास्ट और कंपैरिजन एक ही वर्ड है। इसमें क्या होता है कि हम दो चीज़ों के बारे में, एक ही टॉपिक होता है हमारा, उसमें हम दो चीज़ों के अलग अलग जो है कंपेयर करते हैं कि इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। अब ये दो डॉग हैं, ये एक अलग टाइप का, ये एक अलग टाइप का। हमने इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन या कंट्रास्ट क्या करना है, लार्ज डॉग है, ये स्मॉल डॉग होता है, ये डूल्स एट लॉट होता है, ये नहीं होता। ठीक है, ये कहता है ईट्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा खाता है जबकि ये नहीं इतना खाता। ठीक है, इसी तरह से मतलब दो दो चीज़ों का कंपैरिजन करना या उनकी सिमिलरिटीज़ बताना, उनके अलग अलग क्वालिटीज़ बताना हमारा कंट्रास्ट या कंपैरिजन कहलाता है।
यानी भी किसी भी चीज़ के बारे में अल्टरनेट पेश करना, उलट उसका जो है बयान करना। यानी हर बंदे की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं ना, तो इस बंदे से हट कर दूसरे बंदे की क्वालिटीज़ और उसके जो है वो चीज़ें अलग बयान, उसका अल्टरनेट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका टॉपिक ये है जी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जाबंदी करना। तो जब भी आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उसको सब कैटेगराइज करते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक टॉपिक है रिसर्च या किसी रिपोर्ट का, आप उसकी सब टॉपिक लिखते हैं, फिर उसकी आगे कैटेगरीज लिखते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी करना। ये देखें, क्लासिफिकेशन यानी कि आप अगर कोई टॉपिक बयान कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, यू कैन क्लासीफाई, क्या क्या चीज़ें करेंगे हम, उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में बताएंगे, मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, शेप क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये सारी हम सब कैटेगरीज बना के उसको डिवाइड कर देंगे और उसके बारे में बयान करेंगे। तो ये देखिए उसको डिवाइड ही किया हुआ है, किसी एक टॉपिक को लेना, उसको सब डिवाइड करना और फिर उसके आगे कैटेगरीज को बयान करना, क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ना है, उसके बाद उन्होंने ये जो है बी मेटेलिक कंपोनेंट्स के बारे में बात की है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, तो स्किप भी कर सकते हैं। बेसिक जो है इसका यही है कि दो सेपरेट चीज़ों के बारे में बात करना या दो सेपरेट यूनिट्स के बारे में बात करना जो है वो कहलाता है, कि दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में, सेपरेट चीज़ों के कंपोनेंट्स के बारे में बात करना। इसके अलावा उन्होंने इसके अंदर ये चीज़ें दी हुई थी कि इसके मतलब कोई मेटालिक हो गया, कोई यूनिट हो गया, इसको ऑक्यूपाइंगा डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों की क्वालिटीज़ जो है वो डिफरेंट होंगी। जैसे कि किसी रॉड के बारे में बात करें, दूसरी वायर है, अब रॉड और वायर के बारे में डिफरेंस तो होगा ना। तो ये होता है हमारा बायोमेटालिक कंपोनेंट्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, इनोमिनेशन क्या होता है। इनोमिनेशन जो होता है किसी भी चीज़ को नंबरिंग दे के बयान करना, किसी भी एक्शन को जो हम वन बाय वन जब बयान करते हैं तो हमारी इनोमिनेशन कहलाती है। देखें कोई मेरे पास टॉपिक है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको इस तरह से नंबरिंग देकर एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये हमारी इनोमिनेशन कहलाती है। इसके अलावा अगर आप इनोमिनेशन को नोट्स के अंदर देखें तो उसमें देखें वो कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बारे में वो बात कर रहा है कि अगर आपकी जो है चेक करने के बाद 200 आती है तो आपके लाइफस्टाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने खानी है, लो फैट डाइट या जो भी है, मतलब वो उसके बारे में हेल्दी फूड बताता है। अगर आपकी 200 या फिर 239 की रेंज में कोलेस्ट्रॉल आपका आता है तो आपने क्या खाना है, और अगर 240 आता है तो क्या, मतलब डिफरेंट चीज़ें, डिस्टिंक्ट चीज़ों के बारे में वो नंबरिंग दे दे के आपको बयान कर रहा है, आपको पॉइंट्स दे दे के चीज़ों के बारे में बयान कर रहा है। तो ये आपकी क्या है, यानी कि पॉइंट्स में आपको समझा रहा है, पैराग्राफ में नहीं समझा रहा, ठीक है। तो ये आपकी इनोमिनेशन कहलाती है। उसके बाद हमारे पास एक ही टॉपिक रह गया है जो कि था एनालिसिस। एनालिसिस का आपको पता है कि तज्जिया करना होता है, एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो ये इसको आप देख सकते, एनालिसिस एग्जामाइंस द सब्जेक्ट बाय एवेल्युएटिंग वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स। जो हमने सारा कुछ लिखा है या हमने जो रिपोर्ट बनाई है या जो थीसिस लिखा है उसको एनालाइज करना, उसकी इवेल्युएशन, उसके रिजल्ट्स निकालना हमारा क्या, एनालिसिस कहलाता है। यानी कि किसी भी थीसिस को करने के बाद आपने बताया कि मुझे इसका ये रिज़ल्ट मिला है या मुझे इसको करने में ये मसलाइल आए हैं, आप अपने थीसिस के ओनर से जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और फिर जो है आप कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं इनका मैं आपको ये ऐसे ऐसे सोल्यूशन दूंगा, ये है एनालिसिस। तो ये हम छोटा सा लेक्चर था। लास्ट पे मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।